हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो क्लास में। बारे में बताऊंगा सौरमंडल में हम किसका अध्ययन करते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, हम इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सौरमंडल, सौरमंडल इसका मतलब है सूर्य का घर। यानी कि जैसे हमारी जब आकाशगंगा मंदाकिनी थी उसके अंदर विस्फोट हुआ तो कई 100 अरब तारे निकले। उन 100 अरब तारों में से एक तारा हमारा सूर्य था। उस सूर्य के जो जितनी सीमा है उसमें जो भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह है उनका अध्ययन करना हम कहेंगे कि सौरमंडल का अध्ययन करना। तो सौरमंडल यानी कि सूर्य का घर, सूर्य का घर या सूर्य की जो सीमा उसे हम कहेंगे सौरमंडल। इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं? तो सौरमंडल में हम अध्ययन एक तो तारे का करते हैं जो हमारा सूर्य है, फिर हम 8 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। और 8 ग्रह कौन से? सीक्वेंस वाइज मैंने बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर हम 5 बौने ग्रहों का अध्ययन करते हैं जिसमें सबसे बड़ा जो बौना ग्रह है वो एरिस है। फिर प्लूटो जो 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर बौने ग्रह में डाला था। उसके बाद हम लगभग 183 उपग्रहों का अध्ययन करते हैं और कई लाखों करोड़ों अरबों संख्या में क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं का अध्ययन करते हैं। इन सब से मिलकर बनता है हमारा सौरमंडल। यानी कि सौरमंडल का अध्ययन करना है हमें। इसमें हमें एक तो तारा जो सूर्य है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी 8 ग्रह है, जो भी उपग्रह है, बौने ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब इस सूर्य के बंधे हुए, इस सूर्य की सीमा के अंदर है। तो एक तो तारा सूर्य का अध्ययन करते हैं, फिर 8 ग्रहों का अध्ययन करते हैं, 5 बौने ग्रह, 8 ग्रह। जो इसका इस प्रकार आप याद रखें, सूर्य से दूरी के अनुसार कि बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप याद करने के लिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कोई कहता है बुध है, एक बार छोड़ के फिर दूसरा बार नहीं, आप ऐसे सीधा याद करिए ताकि आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में परेशानी नहीं होगी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार याद करिए। तो एक तारा सूर्य, 8 ग्रहों का, 5 बौने ग्रह का, फिर 183 उपग्रह और लाखों करोड़ों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है इन्हीं ग्रहों से टूटकर कुछ टुकड़े अलग हुए हैं और उन टुकड़े जो ब्रह्मांड में फैल गए उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और धूमकेतु मतलब धूल के कण और गैसों के कण, जिन्हें हम कहते हैं धूमकेतु। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं सौरमंडल में। अब हम सबसे पहले जानते हैं हमारे तारे के बारे में, जो है सूर्य। उस तारे का अध्ययन करते हैं और फिर हम जो इसके 8 ग्रह हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सूर्य, सन। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये एक तारा है, कोई ग्रह नहीं है, ये एक तारा है। इसका जो व्यास है, मतलब जितना ये मोटा कितना है, इसका जो व्यास है, व्यास मतलब मोटा कितना बड़ा है ये, तो व्यास इसका है 13,92,000 किलोमीटर। ये इसका व्यास है। तो 13,92,000 इसका व्यास है। और इसकी जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति है इसकी 22 से 25 करोड़ वर्ष। परिक्रमण का मतलब है कि जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसके केंद्र में ये चक्कर लगाता है, केंद्र में ये परिक्रमा करता है। तो वो परिक्रमा एक जगह से लगाकर वापस उसी जगह 22 से 25 करोड़ वर्ष में आता है। इस 22 से 25 करोड़ वर्ष को कहते हैं एक निहारिका वर्ष।
एक निहारिका वर्ष, यानी कि जैसे ये आकाश गंगा है, तारों का झुंड है, इसमें जैसे सूर्य है, ये इस प्रकार यहां से लगाकर वापस इसी जगह 22 से 25 करोड़ वर्ष में आएगा, जिसे कहते हैं एक निहारिका वर्ष। तो इसकी परिक्रमण गति है 22 से 25 करोड़ वर्ष। फिर इसकी जो परिभ्रमण गति है, यानी कि घूर्णन गति, दैनिक गति, जो पृथ्वी है हमारी, ये 23 घंटे 56 मिनट और कुछ 4 सेकंड में जब ये घूमकर वापस अपनी अक्ष पर घूमती है, इस प्रकार इसकी जो, यानी कि एक दिन 24 घंटे का होता है पृथ्वी पर, उसी प्रकार जो सूर्य है इसकी जो परिभ्रमण गति है वो 27 दिन की है। यहां पर दिन 27 दिन का एक दिन होता है, पृथ्वी के एक दिन का बराबर 27 दिन का होता है। 27 दिन से ये परिभ्रमण करता है अपने अक्ष पर। जैसे ये आकाश गंगा के केंद्र में तो चक्कर लगाता ही है, साथ साथ ये खुद भी तो घूम रहा है, तो इससे तो कहते हैं खुद घूम रहा है, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति, और घूमता घूमता साथ इस आकाश गंगा के केंद्र में भी चक्कर लगा रहा है, जिसे कहते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो ये 27 दिन की है। अब देखिए 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है, इतना बड़ा, और 27 दिन में ये अपने ही अक्ष पर घूम जाता है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत तेज है, तीव्र है, और इसकी स्पीड है एक सेकंड में ये 251 किलोमीटर घूम जाता है। एक सेकंड में इसकी जो गति है वो इतनी तेज है कि एक सेकंड में 251 किलोमीटर घूमता है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक सेकंड में 29 किलोमीटर घूमती है, ये 251 किलोमीटर घूमता है। तो ये परिभ्रमण गति जो 27 दिन की, परिक्रमण गति जो 22 से 25 करोड़ वर्ष, और इसका व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। इसका खुद का प्रकाश है, क्योंकि तारा है, और जब भी ग्रहों पर इसी का प्रकाश पड़ता है तो वो ग्रह चमकते हैं। अब हम इसकी बनावट देख लेते हैं। तो जो ये सूर्य है, इस सूर्य का जो बाहरी भाग है ये दिखाई देता है हमें, इसे कहते हैं प्रकाश मंडल। इसे कहते हैं हम प्रकाश मंडल। ये जो बाहरी भाग होता है सूर्य का, इस बाह्य भाग का तापमान, टेम्परेचर, यहां पर गर्मी 6000 डिग्री सेल्सियस है। बाहरी भाग का, सूर्य का जो बाहरी भाग है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके अंदर केंद्र का जो तापमान है, क्रोड का अंदर का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा तापमान इसके क्रूड का है, अंदर का, जबकि बाहरी सतह इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के ऊपर जो हमें धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं सौर कलंक, धब्बों को, और जब ग्रहण होता है तो हमें कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं कैरोना। काले धब्बे जब ये केवल ग्रहण के समय दिखाई देंगे, जब सूर्य ग्रहण होता है। वैसे वो ग्रहण तो पृथ्वी के ऊपर लगता है, लेकिन हम नाम देते हैं उसका सूर्य ग्रहण, तो इसलिए ये कैरोना ये ग्रहण के समय दिखाई देगा। इस सूर्य के ऊपर आग की लपटें निकलती रहती है, जिन्हें कहते हैं सौर ज्वाला। आग की लपटों को हम कहते हैं सौर ज्वाला। आग की लपटों को हम सौर ज्वाला कहते हैं। तो ये बातें हम रखनी है हमें सूर्य के बारे में याद, तारे के बारे में। अब सूर्य के बाद हम अध्ययन करते हैं इन सौर मंडल के 8 ग्रहों का। तो इन सौर मंडल के 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो सौर मंडल, इसके जो ग्रह हैं इनको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह, यहां बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह पहले 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पहले 4 ग्रह वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल।
ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि जो बाहरी ग्रह हैं वो मंगल के बाद के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ने इसलिए कहा गया है कि ये जो ग्रह है ये गैस के बने हुए, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, गैसीय ग्रह। जबकि जो ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। यानी कि आप समझिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इसके ऊपर जो हमें भूप्रपट्टी है वो ठोस मिलेगी, जिसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं। जैसे पृथ्वी पे खड़े, वैसे मंगल पे भी खड़े रह सकते हैं, शुक्र पे भी खड़े रह सकते हैं और बुध पे भी खड़े रह सकते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन पे हम खड़े नहीं रह सकते। जैसे बृहस्पति पे जाके आप खड़े रहोगे तो अंदर चले जाओगे और आर पार हो जाओगे। ये इतना मतलब यहाँ पर गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मिलती है हमें। हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, ये गैसें मिलती है हमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण पर। तो इन्हें गैसीय ग्रह या गैस दानव भी कहते हैं। दानव यानी राक्षस, गैस दानव यानी कि अगर इनमें जाओगे तो आप उलझ जाओगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को गैसीय ग्रह कहते हैं, इनको स्थलीय ग्रह कहते हैं क्योंकि ये ठोस ग्रह हैं, सघन ग्रह हैं, इनके ऊपर हम रह सकते हैं, भूप्रपट्टी ठोस है। हुआ यूं था, जब विस्फोट हुआ आकाशगंगा में, जब ये सूर्य, जब इतने ग्रह बने थे ये, तो जो ज्यादा ठोस थे, ज्यादा भारी थे, जिनका द्रव्यमान ज्यादा था, वो तो सूर्य के पास पास रहते गए और छोटे होते गए, और जो हल्के ग्रह थे वो दूर चले गए सूर्य से। तो ये वरुण है, तो ये सबसे अंत में है, तो ये सबसे हल्का ग्रह है, ये हल्का। जबकि जो बुध है ये सबसे भारी ग्रह है, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, जबकि इसका द्रव्यमान सबसे कम है वरुण का। ये बातें हमें याद रखनी है। इस आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में कुछ उल्का पिंड मिलते हैं हमें। जैसे ये सूर्य है तो ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो इस मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि स्थलीय ग्रह और बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह, इनके बीच में कुछ इस प्रकार के उल्का पिंड मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, जो इन्हीं ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं और पट्टी बना रहा है। ये चारों ओर, सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, जिसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह को अलग करती है, यानी कि बृहस्पति और मंगल ग्रह अलग करती है। तो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, इसे कहते हैं। यानी कि इस आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में हमें मिलती है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये बात है, ध्यान रखनी है हमें। तो सबसे सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि वरुण सूर्य से सबसे दूर है, जबकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। ये तो इनके सूर्य के दूरी के हिसाब से हुआ, दूरी के अनुसार हुआ। जबकि अगर सबसे बड़ा ग्रह का है तो वो बृहस्पति है। उनका सीक्वेंस इस प्रकार होगा कि सबसे बड़े की बात करें हम तो इन 4 ग्रहों को ले लेना है हमें। सबसे पहले तो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह से सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा अरुण और सबसे छोटा वरुण है। और वरुण से छोटी है हमारी पृथ्वी, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर हमारी पृथ्वी है आकार के अनुसार। पृथ्वी के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद में मंगल, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। तो ये इनकी आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा बुध है। तो बुध, शुक्र, बुध, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी कि बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस प्रकार ये आकार के अनुसार इनका सीक्वेंस है। अब हम एक एक ग्रह को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार हम बुध ग्रह को। तो सबसे पहले लेते हैं हम बुध को। बुध यानी कि मरकरी। बुध के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात कि यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे नजदीक है।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सभी ग्रहों में से ये सबसे छोटा ग्रह है, आकार में छोटा ग्रह है। इसकी जो परिक्रमण गति है, यानी कि यहां पर वर्ष ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर 88 दिन में आता है। इसकी जो परिक्रमण गति है वो 88 दिन की है। 88 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आता है, तो इसकी परिक्रमण गति 88 दिन की है। सूर्य के चारों ओर ये 88 दिन में चक्कर लगाकर आ जाता है, इसलिए इसका जो गति है, सर्वाधिक गति वाला ग्रह वो भी यही है, सर्वाधिक गति वाला ग्रह वो भी बुध है। उसके बाद बुध के बारे में याद रखना है कि यहां पर वायुमंडल नहीं मिलता है, यहां पर वायुमंडल नहीं है या नगण्य है, ये कह सकते हैं, वायुमंडल नगण्य है। और वायुमंडल नगण्य है इसलिए ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह नहीं है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापमान तो सर्वाधिक होगा ही क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन ये तापांतर वाला ग्रह। तापांतर को समझिए आप, तापांतर, तापमान में अंतर, तापांतर मतलब तापमान में अंतर। होता यूं है कि यहां पर क्या होता है, दिन में तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि यही तापमान रात में माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और इसका कारण है वायुमंडल। यहां पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, CO2 की मात्रा नहीं है। CO2 की मात्रा में वायुमंडल से किस प्रकार ये संबंध रखती है कि जब CO2 गैस होती है तो सूर्य से जो किरणें आती है वो सतह पर गिरती है, तो सतह से वापस जब लौटती है तो वायुमंडल उस किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, अंतरिक्ष में उन किरणों को जाने नहीं देगा, जिससे वायुमंडल गर्म रहेगा। जब वायुमंडल गर्म रहेगा तो उस ग्रह की सतह भी गर्म रहेगी। तो यहां पर तो वायुमंडल है नहीं, CO2 गैस है नहीं, तो इसलिए जो सूर्य से किरणें आएगी वो हाथों हाथ वापस चली जाएगी। तो जब रात होगी तो रात को तो सूर्य की किरणें आएगी नहीं, क्योंकि सूर्य तो दूसरी साइड होगा। इसलिए ये बर्फीला ग्रह है, यहां बर्फ जम जाती है। रात के समय में टेम्परेचर माइनस में 150 डिग्री चला जाता है, जबकि दिन के समय सूर्य की किरणें सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यहां पर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस। जिसका सबसे बड़ा कारण है ये जो बुध ग्रह है, ये जस्ता का बना हुआ है, जस्ता। और जस्ता होता है वो गर्म होता है तो जल्दी ठंडा, या कह सकते हैं हम कि कठोर होता है सबसे। तो ये बात है। और एक बात और आगे, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अगर कोई उपग्रह होता है तो वो उस ग्रह के चक्कर लगाता है, उस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो जब ये बुध तो सूर्य के सबसे नजदीक है, अगर कोई था भी उपग्रह तो सूर्य ने उसको, सूर्य के पास तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, तो उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ये बात हमें बुध के बारे में याद रखनी है। उसके बाद आता है शुक्र। बुध के बाद जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र, विनस। पहली बात तो वही याद रखनी है कि सूर्य से दूसरा ग्रह, सूर्य के दूसरे सबसे नजदीक ग्रह, दूसरा सबसे नजदीक ग्रह। दूसरी बात, इसका जो परिक्रमण काल है, इसका परिक्रमण काल 227 दिन, या कहीं पर 225 दिन लिखा है, 227 दिन का है। और इसका जो ये सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, सर्वाधिक तापमान वाला।
बुध सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है, तापांतर वाला ग्रह है, सूर्य के नजदीक होने के बाद भी, लेकिन सूर्य से बुध से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 90 से 92% है। इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो जो सूर्य से किरणें आएगी वो सतह से वापस लौट ही नहीं पाएगी, वायुमंडल से अंतरिक्ष में लौट ही नहीं पाएगी, अंतरिक्ष को, इस वायुमंडल को बहुत ज्यादा गर्म कर देगी। तो वायुमंडल को बहुत ज्यादा गर्म करेगी तो जिससे क्या होगा, जो सतह होगी वो बहुत गर्म रहेगी। जब सतह गर्म होगी तो इसका जो बनावट है जो शुक्र ग्रह की, वो पृथ्वी के समान है। मतलब इसमें आप ये सोचिए जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, जो भूपरपट्टी के ऊपर, इसके जब हम अंदर जाएंगे केंद्र में नीचे, तो जब 29 से 30 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वो परत होती है, जो जैसे यहां से मैं ये 29 से 30 किलोमीटर हम इस पृथ्वी के, ये गोल मानिए आप, इसके नीचे गया हूं मैं 30 किलोमीटर, तो उस परत को हम कहते हैं भूपरपट्टी। ये ठोस है, ठोस ही होगा, हम ऊपर खड़े हैं। तरल या गैस ही होगा तो अंदर चले जाते हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, मतलब ठोस है। तो भूपरपट्टी ठोस है। भूपरपट्टी का जो निचला परत होता है उसे कहते हैं मेंटल, और इसके जो अंदर होता है सबसे, उसे कहते हैं क्रोड। ये जो मेंटल होता है, इस मेंटल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल जो होता है प्लास्टिक अवस्था में, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जो प्लेटें होती है ना, ये सब भूकंप वगैरह आते हैं, जो प्लेटें टकराती है या अभिसारी अपसारी गति करती है, वो सब इस प्लास्टिक अवस्था के ऊपर ही होती है। जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसमें वो बातें होंगी, लेकिन ये प्लास्टिक अवस्था का है। जबकि जो अंदर का भाग है ये ठोस है, निचला मेंटल। फिर ये क्रोड है, इस क्रोड को भी हमने दो भागों में बांटा है। जो ऊपरला क्रोड है, ऊपरी क्रोड, ये है तरल, तरल है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं। जबकि जो ये अंदर का जो क्रोड है ये वापस ठोस है। अगर अंदर का ठोस नहीं होगा तो पृथ्वी जैसे सिकुड़ जाएगी साथ में, इसलिए अंदर का ठोस है। ये जो तरल पदार्थ है, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ज्वालामुखी क्रिया होती है, लावा मैग्मा बाहर निकलता है, वो सब यहां से निकलता है ऊपरी क्रोड से, तरल पदार्थ से। तो सेम इसी प्रकार का स्ट्रक्चर, सेम इसी प्रकार की बनावट शुक्र ग्रह के ऊपर है। इसलिए शुक्र ग्रह पर ज्यादा तापमान होगा, ज्यादा गर्मी होगी, तो जो क्रोड होगा उस क्रोड से ज्वालामुखी फटेगी, बाहर निकलेगी। तो यहां पर 24 घंटे ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। तो हमें यहां पर ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, पठार, ज्वालामुखी मैदान देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी मतलब आग निकलेगी जब, तो आग निकलेगी क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है और साथ में यहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी तो वहीं से भी आग निकलेगी गर्म। इसलिए क्या होता है, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। साथ में इसकी जो बनावट है ये पृथ्वी की जैसी है, और इसका आकार है, जितना बड़ा है ये आकार है वो भी पृथ्वी के जैसा है। इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह कहते हैं, या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे हम, पृथ्वी की बहन। या क्यों कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन? क्योंकि इसका बनावट और इसका आकार है वो पृथ्वी के जैसा है। जबकि सर्वाधिक तापमान की बात आए तो वहां पर तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, और ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी जो है वो 24 घंटे वहां सक्रिय रहती है, हर समय सक्रिय रहती है। और वो ज्वालामुखी सक्रिय इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर क्रोड है गर्भ में, तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक ये तापमान वाला ग्रह है। और साथ में जब इसमें ज्वालामुखी 24 घंटे निकलेगी तो वहां पर आग रहेगी। जब आग रहेगी और ऊपर से तापमान की सूर्य की किरणें ही पड़ रही है तो वो ज्यादा चमकेगा, तो इसलिए इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। अगर चमकीला है, चमकेगा, तो सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रह इसे कहते हैं। यहां हम कहते हैं सुंदरता का देवता, सुंदर ग्रहों का देवता, सुंदर ग्रह है सबसे सुंदर ग्रह। और इसे ही कहते हैं हम सांझ का तारा, और इसे ही कहते हैं भोर का तारा।
सांझ का तारा मतलब ये सूर्य ढलता है तो पश्चिम में दिखाई देता है, और जब सूर्य उगता है भोर का तारा मतलब सुबह के टाइम ये पूर्व में दिखाई देता है हमें अपनी आंखों से, इसलिए कहते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा। तो इतनी बातें हमें शुक्र के बारे में याद रखनी है। ये जो परिक्रमा करता है शुक्र ग्रह, ये परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, जबकि जो शुक्र ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। अपने यहां सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में ढलता है। शुक्र ग्रह पर अगर हम जाएंगे तो वहां से सूर्य पश्चिम में निकलेगा और पूर्व में ढलेगा, तो इसकी जो परिक्रमण गति है वो पूर्व से पश्चिम है, जबकि जो उसकी परिभ्रमण गति है यानी घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व भी है पृथ्वी के समान। एक इसकी है और एक अरुण, उनकी दोनों की गति है पूर्व से पश्चिम में। तो ये बातें हमें याद रखनी है, यानी कि सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह, परिक्रमण काल इसका 227 दिन का होता है, यानी कि एक वर्ष यहाँ पर 227 दिन का होगा, और जो परिक्रमण गति है वो पूर्व से पश्चिम है। इस प्रकार पश्चिम से पूर्व न होकर के पूर्व से पश्चिम है। फिर ये सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, वायुमंडल सघन है। वायुमंडल ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो सूर्य से किरणें आती है वो वापस परावर्तन होकर अंतरिक्ष में नहीं लौट पाती, जिससे उसका वायुमंडल गर्म रहता है, और वायुमंडल गर्म रहेगा तो उसकी सतह भी गर्म रहेगी। जब सतह गर्म रहेगी तो अंदर का क्रोड होगा वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलेगा, लावा और मैग्मा फैलेगा, जिससे उसके सतह पहले से ही गर्म थी और ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसलिए वहां पर ज्वालामुखी पर्वत पठार मिलते हैं हमें, ज्वालामुखी मैदान मिलते हैं हमें। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट है और इसका आकार है वो पृथ्वी के समान है, और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसलिए इसे। चमकीला ग्रह है, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलेगी तो आग दिखेगी हमें, तो आग निकलेगी तो चमकेगा। और सबसे सुंदर ग्रह, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ये बातें हमें शुक्र के बारे में याद रखनी है। शुक्र के बाद आता है हमारे पृथ्वी। तो पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी के बारे में तो हम पूरा भूगोल अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए पृथ्वी के बारे में तो क्या बताएं, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा ग्रह की दृष्टि से। तो सूर्य से तीसरा ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार दूरी में यह तीसरा ग्रह है। ये बात तो सब में कॉमन आपको याद रखनी। मैं यहाँ इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए तीसरा कौन सा है, सूर्य से दूरी में चौथा कौन सा है। सूर्य से दूरी में यह तीसरा ग्रह है। दूसरी बात, इसका जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। आप इसके 365 दिन और 6 घंटे याद रखिए, लेकिन इसका अगर पूरा माने तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड इसका, इतने समय से सूर्य की परिक्रमा करके वापस उसी जगह आती है। लेकिन आप याद रखिए 365 दिन और 6 घंटे, ये याद रखिए आप। 5 घंटे 365 दिन और 6 घंटे इसका परिक्रमण काल है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। 365 दिन और 6 घंटे में ये सूर्य की परिक्रमा कर वापस उसी जगह आती जाती है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, या इसे ही हम कहते हैं वार्षिक गति। जब ये वापस उसी जगह आती है तो हमारा वर्ष पूरा होता है। फिर आता है परिभ्रमण गति। अगला हमारा टॉपिक होगा जो अक्षांश देशांतर के साथ हम पृथ्वी की गतियां लेंगे, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति से क्या होगा, मौसम परिवर्तन, दिन रात कैसे होंगे, ये सब पढ़ेंगे। इसकी जो परिभ्रमण गति है वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 4 सेकंड भी याद रख लेना, 4 सेकंड। तो 24 घंटे आप बोलते हैं, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट याद रखना है। अगर 4 सेकंड रखोगे तो 4 सेकंड है इसका। परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना पश्चिम से पूर्व साथ साथ में। जैसे ये पृथ्वी है, ये खुद घूम रही है, इसे तो कहते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। और ये घूमते घूमते उस सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, जिसे कहते हैं हम परिक्रमण गति। ये होती है वर्ष से पूरी, जबकि अपनी अक्ष पर घूमना ये होता है
एक दिन में, पूरा 24 घंटे में एक दिन और रात, जिससे दिन रात होते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई मतलब है जैसे ये इस प्रकार ये गोल होती है ग्रह, ये गोल ना होकर के इस प्रकार है, 23.5 डिग्री स्टेडी है, ये झुकी हुई है। जिसके कारण क्या होता है, आपने सुना होगा कि नॉर्वे में 6 महीने रात 6 महीने दिन होती है, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने रात 6 महीने दिन, दक्षिण ध्रुव में भी 6 महीने रात 6 महीने दिन। ये सब इस पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण हो रहा है। क्योंकि जब एक समय आएगा सूर्य की किरणें जब सूर्य के पास सामने आएगी तो दूसरा जो है वो पीछे रह जाएगा, वो वापस 6 महीने से आएगा, क्योंकि 365 दिन से दूरी पूरी हो रही परिक्रमा गति। जैसे ये ग्लोब है, ये देखिए इस प्रकार टेढ़ा है, लेकिन ये होना वैसे इस प्रकार चाहिए, ये इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन है ये इस प्रकार, ये सीधा ना होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जैसे यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ दक्षिण ध्रुव है, तो अब सूर्य के सामने ये इस प्रकार रहेगा तो इसके वाला भाग तो दिखेगा, जबकि दक्षिण ध्रुव का उत्तरी ध्रुव का ये ऊपर भाग है, ये पीछे रह रहा है। अब वो वापस 6 महीने से वहाँ आएगा, ये वापस 6 महीने से यहाँ आएगा, तब तक जो दक्षिण ध्रुव है ये बीच में चला जाएगा। तो यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, तब यहाँ 6 महीने की रात होगी, और यहाँ पर 6 महीने की दिन होगा, तब वहाँ 6 महीने की रात होगी। इस प्रकार ये झुकी हुई होने के कारण है, जिस पर हमारे जो पृथ्वी है उस पर दिन रात समान नहीं होती। जैसे विषुवत रेखा है, जैसे ये बीच में है, तो यहाँ पर 12 घंटे दिन 12 घंटे ही रात होगी, चाहे कैसे भी घूमे यहाँ तो दिन रात समान रहेंगे, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर सीधा चमकेगा। जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम, लेकिन यहाँ पर इतना रखना है आपको 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। उसके बाद कि ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन मिलता है, ग्रह जहाँ पर जीवन है। और जीवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर CO2 और O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में, इसलिए जो तापमान ऐसे शुक्र की जगह अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो शुक्र की जैसे जलने लग जाएगा, और अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो बुध के जैसा हो जाएगा, बर्फीला ग्रह। तो यहाँ पर मेंटेन करके रखी हुई है, ज़्यादा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा और ना ही कम है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो इसलिए जो वायुमंडल का तापमान है वो निरंतर अच्छा बना रहता है। तो यहाँ पर जीवन मिलता है, और इसे नीला ग्रह कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि जो पृथ्वी का है, पृथ्वी के ऊपर 71% भाग पर तो पानी है, जल है, समुद्र है, और मात्र 19% भाग पर ही स्थल भाग है। इसलिए जब अंतरिक्ष से देखते हैं, हम आकाश से देखते हैं तो ये पृथ्वी नीले टाइप की दिखाई देती है, क्योंकि पानी फैला हुआ है, नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं नीला ग्रह। उसके बाद सूर्य से इसकी दूरी है, सूर्य से दूरी वो 15 करोड़ किलोमीटर है, 14.98 लिखा हुआ है, 15 करोड़ आप राउंड फिगर में 15 करोड़ मानिए, 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से दूरी। और जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे आने में इसका टाइम लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में ये सूर्य के जो प्रकाश आता है किरण वहां पर आकर 8 मिनट और 20 सेकंड में आती है। ये बातें हमें पृथ्वी के बारे में याद रखनी है। उसके बाद थोड़ा ये जान लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपर आखिर जीवन आया कैसे, हम जीवन पृथ्वी के ऊपर कैसे आया, तो उसके बारे में थोड़ी बताता हूं मैं कि पहले क्या था। पहले तो जो हम वर्तमान में पृथ्वी ऐसी नहीं थी, तापमान ज्यादा था, सर्वाधिक तापमान बहुत ज्यादा था, तापमान ज्यादा था, तो इसके कारण ज्वालामुखी क्रिया हुई। ज्वालामुखी क्रिया हुई मतलब अंदर से लावा मेघमा बाहर निकला, गर्म गर्म पदार्थ। जब ज्वालामुखी क्रिया हुई फिर उस ज्वालामुखी का वाष्पीकरण हुआ, क्योंकि गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो उस चीजों का वाष्पीकरण हुआ। जब वाष्पीकरण हुआ, ऊपर गया तो उसका संघनन हुआ, संघनन हुआ तो उससे बादल बने, बादल बने तो फिर वर्षा हुई, वर्षा हुई तो जो स्थल भाग है हमारी पृथ्वी, उसके जो नीचे भाग थे, नीचे के भाग खड्डे थे, जो गहरे भाग थे पृथ्वी के स्थल के, वहां पर समुद्र बने, यानी कि पानी जमा हुआ, जल जमा हुआ, जल जमा हुआ निचले भागों पर।
जब निचले भागों पर जल जमा हुआ तो वापस वाष्पीकरण की क्रिया हुई। इस प्रकार के ये जो ठंडा तापमान कम हुआ, जो ग्रह था ये तापमान कम हुआ। जब तापमान कम हुआ तो यहां पर जीवन संभव हुआ। जब जीवन संभव हुआ तो सबसे पहले समुद्री शैवाल निकले थे। समुद्री शैवाल, समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं सबसे पहले उनकी उत्पत्ति हुई थी। समुद्री शैवाल के जीव हुआ। इस समुद्री शैवाल जीवों ने कार्बन डाई और ऑक्सीजन बसाई, कार्बन डाई और ऑक्सीजन गैस बनाई, और इससे फिर हमारे मानव वंश का या मानव से जुड़े हुए जो प्राणी थे वो इस पृथ्वी पर रहने के लायक हुए थे। पहले कार्बन डाई और ऑक्साइड गैस नहीं आई थी, ऑक्सीजन गैस नहीं आई थी। पहले जीवन आया था, उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को बनाया, और फिर मानव के रहने के लिए हम कह सकते हैं जीवन। कोई ऐसे समुद्र में ऐसे भी कई समुद्री शैवाल जैसे परवाल भित्ति में अध्ययन करेंगे तो वो होते हैं जो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपने आप बनाती है। उनके कारण ये जीवन संभव हुआ था पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल का और पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो ये बातें तो हमें याद रखनी पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी के बाद आता है हमारा मंगल, मार्स। मंगल के बारे में तो पहली बात तो वही कि सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल। इसकी जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण काल है, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 दिन से लगा कर आता है। यानी कि ये मंगल ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण गति है, वार्षिक गति है, इसका जो वर्ष होता है वो 687 दिन, पृथ्वी के 687 दिन के बराबर मंगल ग्रह का एक दिन होता है, एक वर्ष होता है, सॉरी। फिर अगर इसकी परिभ्रमण गति कहें तो वो है 24 घंटे 37 मिनट। और इसका जो अक्षीय झुकाव है, यानी कि ये अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री कैसे झुकी हुई है, वैसे ये मंगल ग्रह भी 25 डिग्री झुका हुआ है। इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। और इसीलिए ये भौगोलिक दशाएं होने के कारण कहा जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, क्योंकि 24 घंटे 37 मिनट यानी कि 24 घंटे का यहां पर भी दिन रात होता है, और 25 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब पृथ्वी के समान यहाँ पर मौसम और तापमान है। तो ये कंडीशन है, इसलिए ही कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। फिर इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से देखने पर ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसकी जो सतह है वो लाल रंग की है, इसलिए इसे कहते हैं ये लाल ग्रह। उसके बाद सभी ग्रहों का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वो इसी मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये मंगल ग्रह पर है। इसकी जो ऊंचाई है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। जैसे माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8,828 मीटर ऊंचा है, तो ये निक्स ओलंपिया 8,000 से 3 गुना है, यानी कि 24 या 26,000 मीटर, 26 किलोमीटर ऊंचा है निक्स ओलंपिया पर्वत जो मंगल ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह, इसके 2 उपग्रह फोबोस और दूसरा डीमोस। ये 2 ग्रह हमें मंगल ग्रह पर 2 उपग्रह मिलते हैं, फोबोस और डीमोस। यानी कि हमारा पृथ्वी का एक चंद्रमा है, वैसे इस मंगल के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। उसके बाद मंगल ग्रह की खोज के लिए हमने कई तरह के पृथ्वीवासियों ने मिशन भेजे थे, जिसमें सबसे पहला एक मिशन भेजा था मार्स, और हमने इसरो ने भेजा, ये भेजा था नासा ने। और इसरो जो हमारा स्पेस एजेंसी है भारत का, उसने मंगलयान भेजा था 2013 में। इन
जो मिशन भेजे थे इनके द्वारा ये पता लगता है कि ये यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर धूल भरी आंधी बवंडर आते रहते हैं और इस मिशन ने तो ये भी देखा था कि यहाँ पर जल है। और अभी अभी हाल में ये खोज हुई है कि वहाँ पर सल्फर जो खनिज है वो मिलता है वहाँ पर, ऐसी इस प्रकार खोज हुई है। तो ये बातें तो हमें रखनी है इस मंगल ग्रह के बारे में याद। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। मंगल के बाद है बृहस्पति। अब देखिए, इससे पहले हमने आंतरिक ग्रह पढ़े थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब ये बाह्य ग्रह बृहस्पति, जिसमें से पहला जुपिटर। जुपिटर, इसका नाम जुपिटर इसलिए, रोमन लोग थे वो बृहस्पति ग्रह को देवता के रूप में जुपिटर नाम के देते हैं, इसलिए इसे जुपिटर कहा गया, जो बृहस्पति है। इसकी जो बातें रखनी याद कि आकार में सब ग्रहों से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य की दूरी के अनुसार, जो सूर्य से दूरी, वो 5वां ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। दूसरी बात, ये गैसीय ग्रह है और यहां पर हमें कौन कौन सी गैस मिलती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। ये गैसें यहां पर हमें मिलती है बृहस्पति ग्रह पर। उसके बाद जो इसका जो परिक्रमण काल होता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर 11.9 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष 9 महीने में ये सूर्य की परिक्रमा करके आता है। यहां पर वर्ष 11 वर्ष 9 महीने का होता है, पृथ्वी के वर्ष के बराबर। तो ये इसका परिक्रमण काल है। इसके सर्वाधिक उपग्रह, सभी ग्रहों में इसके सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह लगभग 72, अभी खोजे गए 72। ये इसकी संख्या बदलती रहती है, उपग्रहों की संख्या। कई किताबों में 67 दिया हुआ है, जैसे NCERT वगैरह उनमें, और कई बुक में 72 है अभी 2018 के अनुसार। तो 70 उपग्रह खोजे गए, जिनमें से जो मुख्य है यूरोपा है, आओ है, गैनीमेड, ये इसके उपग्रह है। गैनीमेड ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सबसे बड़ा उपग्रह। ये बातें हमें रखनी है बृहस्पति ग्रह के बारे में याद। तो शनि के बारे में याद रखनी है कि सबसे पहली बात, आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष में लगाता है। 29.5 वर्ष है इसका, यानी कि इसका एक वर्ष 29.5 वर्ष से होगा। इसके चारों ओर सात वलय मिलते हैं, 7 वलय। मतलब ये जो ग्रह है, ये खुद तो गैसीय ग्रह है, गैस का बना हुआ है, लेकिन इसके चारों ओर पत्थर के आप मान सकते हो, पत्थर के हिसाब से ठोस पदार्थों से 7 वलय बने हुए। जैसे ये ग्रह है, ये इस प्रकार, ये शनि ग्रह है। तो इस शनि के जैसे चारों ओर इस प्रकार से 7 वलय बने हुए, एक ऐसे 7, ये 7 वलयों का एक झुंड है, ऐसे बना हुआ है, इसका आकार है। तो ये शनि के बारे में बात हुई। और उसके बाद इसके भी उपग्रह लगभग 67 उपग्रह है वर्तमान में, जिसमें से जो सबसे बड़ा है वो टाइटन, फिर फोबे है, रिया है। ये फोबे है ना, ये फोबे उपग्रह है। इसका चंद्रमा ये उल्टा चक्कर लगाता है, जैसे पश्चिम से पूर्व जिस ग्रह चक्कर लगा रहे, ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगा रहे, शुक्र ग्रह की तरह। फोबे यानी कि ये इसका पूर्व से पश्चिम
ये पूर्व से पश्चिम इस शनि की परिक्रमा करता है। तो ये बात है तो अब रखनी। इसका जो अक्षीय झुकाव है, शनि का अक्षीय झुकाव है वो 26 डिग्री 3 मिनट है अक्षीय झुकाव। जैसे पृथ्वी हमारा 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ये 26.5 डिग्री झुका हुआ है। 26 डिग्री 3 मिनट इसका अक्षीय झुकाव है। तो ये शनि हमारा अरुण, यूरेनस। अरुण के बारे में याद रखना है ये कि सबसे पहले तो बात ये याद रखनी है कि इसकी खोज थी, ये बात एक्स्ट्रा पहले याद रखना, खोज 1781 में की थी विलियम हर्शेल ने। ये बात एक्स्ट्रा याद रखनी है अपने को। उसके बाद इसका जो परिक्रमण काल है वो 84 वर्षों का है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर ये 84 वर्षों में पूरा करता है। फिर ये सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा आकार में है, तीसरा बड़ा ग्रह, और सूर्य से दूरी के अनुसार ये दूरी के अनुसार ये 7वां ग्रह है। इसका जो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बिल्कुल झुका हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव है। जैसे सूर्य, जब पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, फिर मंगल है वो 25 डिग्री झुका हुआ है, फिर शनि है वो 26.5 डिग्री झुका हुआ है। इस प्रकार जो ये यूरेनस जो अरुण है ये अरुण इस प्रकार झुका हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और इस प्रकार चक्कर लगाता है। और जो इसकी चक्कर लगाता है, ये जो परिक्रमा करता है, ये परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करता है। साथ साथ ये परिभ्रमण भी पूर्व से पश्चिम करता है। हमने शुक्र ग्रह के बारे में देखा था कि वो परिक्रमा तो पूर्व से पश्चिम करता है, लेकिन परिभ्रमण वो पृथ्वी के जैसे ही बाकी ग्रहों के जैसे पश्चिम से पूर्व करता है। लेकिन जो अरुण है, ये अरुण परिक्रमण और परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर भी ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, और खुद चक्कर लगाता है ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही उल्टे हैं बाकी ग्रहों से। तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है। उसके बाद इसमें याद रखना है कि जैसे शनि के हमने देखे थे कि 7 वलय ऐसे, तो इसके इस प्रकार याद रखना कि अरुण के 5 वलय, यानी कि इसके चारों ओर भी ऐसे इस प्रकार के ये 5 वलय है, इस प्रकार चारों ओर फैले हुए जो पदार्थों से, कठोर पत्थर से बना हुआ है 5 वलय, जिसका नाम उन्होंने इस प्रकार दिया है अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन। ये इस प्रकार 5 वलय है इसके, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इसके जो उपग्रह है 27 है, तो इसके 27 उपग्रह है। ये बात है अरुण के बारे में याद रखनी है। अरुण के बाद वरुण जो अंतिम ग्रह है, तो वरुण के बारे में तो इसकी खोज थी वो रोहन गाले ने की थी। रोहन गाले ने की थी। ये अंतिम ग्रह है, सौर मंडल का ये अंतिम ग्रह है, सौर मंडल का अंतिम ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 19 है, 19 उपग्रह है इसके। और उसके बाद इसका जो परिक्रमण काल है
वो 165 वर्षों का है। एक बात और याद रखना इसमें कि वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, या हम कहते हैं बर्फीला ग्रह है, और उसके बाद ये सबसे हल्का ग्रह है, हल्का ग्रह। अगर इस उपग्रहों की संख्या बात करें तो इसमें जो मुख्य है वो दो है, एक तो है मेरिड और दूसरा है ट्रिटॉन। ये दो इसके उपग्रह है। तो इतनी बातें हमें वरुण के बारे में याद रखनी है। और ये सौरमंडल हो गया हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हमारा सौरमंडल हो गया। सौरमंडल में 8 ग्रहों का अध्ययन हो गया। अब हम मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे बुध के बारे में रखे याद तो कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, उसके बाद इसकी जो परिक्रमण गति वो 88 दिन की है। फिर शुक्र के बारे में याद रखें तो इसकी जो परिक्रमण गति है वो 227 दिन है, और इसका जो तापमान सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी पे आते हैं तो यहाँ पर एकमात्र ग्रह जो जीवन पाया जाता है जिसे नीला ग्रह कहते हैं। फिर मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है वो 787 दिन का है। उसके बाद अगर बृहस्पति की आए तो 11.9 वर्ष इसका भी परिक्रमण काल है, और ये गैसीय ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रख सकते हैं। फिर शनि के बारे में याद रखिए, इसके चारों ओर 7 वलय है, और ये अक्षीय झुकाव इसका 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री यानी 26 डिग्री 3 मिनट। और उसके बाद शनि का है जो परिक्रमण काल 29 वर्ष है, 29.5। उसके बाद अब अरुण पे आते हैं। अरुण का जो ये लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसे सबसे बर्फीला ग्रह है ये। इसका जो परिक्रमण है वो पूर्व से पश्चिम है, परिक्रमण और परिभ्रमण। और उसके बाद लास्ट में आते हैं हमें वरुण पे, और वरुण ये सबसे अंत में ग्रह यही है। और आकार की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चौथा ग्रह है। ये बातें हमें इन ग्रहों के बारे में याद रखनी है। तो ये सौरमंडल टॉपिक हो गया। अगला हम टॉपिक ले लेते हैं अक्षांश देशांतर के साथ पृथ्वी की गतियों को। ज़्यादा हो रहा है, लंबा टॉपिक हो गया हमारा, क्योंकि जब पूरा डिटेल में बताना पड़ रहा है। फिर हम भारत की स्थिति और विस्तार अच्छे से शुरू करेंगे तो हम फिर तो डिटेल से समझना ही है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करें ताकि मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बता सकूं। थैंक यू।